उनको समस्या नहीं आती, वो दुनिया के लिए समस्या है। तो हम समय को ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे और आज का टॉपिक हम शुरू कर देते हैं। जो मैं बात कर रहा था, आज हमें पढ़ना है किसी एक समान अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लीजिए कि आपके पास में ये एक अनंत लंबाई का तार है, आपके पास में ये एक अनंत लंबाई का तार है, ये अनंत लंबाई का तार है। ये इस तार का एक छोटा सा भाग आपको दिखाई दे रहा है। देखिए, कहने को तो टॉपिक अपन क्या पढ़ रहे हैं, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन जो मैं ज्ञात करूंगा वो अनंत लंबाई के तार के लिए ज्ञात नहीं करूंगा, मैं ज्ञात करूंगा परिमित यानी सीमित लंबाई के तार के लिए, ऐसा तार जिसकी लंबाई मुझे पता है। ठीक है, तो अभी आप ये समझ लीजिए कि मैं अनंत लंबाई के तार के लिए ज्ञात नहीं कर रहा हूं। अगर ये तार अनंत लंबाई का होता तो क्या चेंजेस होते वो हम देखेंगे। पहला काम क्या करेंगे, हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालेंगे। मान लीजिए कि इस तार से लंबवत r दूरी पर एक बिंदु P है, ये एक बिंदु P है। इस P बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहां एक अल्पांश आपने लिया हुआ है जो इस O बिंदु से A दूरी पर है, ठीक है, और इधर भी O बिंदु से A दूरी पर है। ठीक है, दोनों जो है वो ए दूरी पर है। तो ये दोनों जब ए दूरी पर है तो इनका क्या प्रभाव पड़ेगा ये अपने को देखना है। इस अल्पांश के कारण अगर मैं पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहूं तो उसकी जो दिशा है वो क्या होगी। मान लीजिए कि इसमें जो आवेश है वो धनात्मक है, तो धनात्मक आवेश के लिए, प्यारे बच्चों, धनात्मक आवेश के लिए, फिर से मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, धनात्मक आवेश के लिए किसी भी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश से बिंदु की ओर होती है। मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है सभी तक? हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो किसी भी अल्पांश के कारण अगर निकालना चाहे तो ये जो मैंने दिशा बताई थी वो कौन सी थी, बिंदु आवेश के कारण। बिंदु आवेश के कारण जो दिशा है विद्युत क्षेत्र की वो आवेश से बिंदु की ओर होती है। तो यहाँ तो हमने बिंदु आवेश लिया ही नहीं, हमने यहाँ अल्पांश लिया, लेकिन मैंने आपको कहा था कि अल्पांश को भी आपको क्या मानना है, बिंदु आवेश ही मानना है। तो इस बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हो जाएगी ये इसको मैं कह देता हूं DE1। DE1 क्यों कहा मैंने इसको कि भाई ये इस वाले भाग के कारण है और छोटे से भाग के कारण है, इसलिए DE। ठीक है, अब इस वाले भाग के कारण निकाल लेते हैं, तो इस वाले भाग के कारण इधर हो गई दिशा। ठीक है, अब अगर मैं थोड़ी सी देर के लिए इस कोण को थीटा मानूं तो ये कोण भी थीटा होगा। क्यों? तो उसका रीजन मैंने बताया था, ये भुजा इसकी अर्धक है। और दूसरा रीजन क्या है, आप देख सकते हो कि ये दूरी A है। ठीक है, स्क्रीन नहीं आ रही है, जावेद रजा कह रहा है स्क्रीन नहीं आ रही, बाकी सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। यस सर, दे रही है। बेटा अभी इसमें है ना केवल व्हाइट बोर्ड ही लगाया हुआ है मैंने, कुछ भी वो PDF नहीं दिखाई देगी, केवल व्हाइट बोर्ड है ये। PDF पे बाद में लगाऊंगा, अभी PDF मैंने लगाई नहीं है इसमें। ठीक है, वापस से हम आते हैं। तो मैं जो बात कर रहा था कि ये भुजा जो है वो A है, ये वाली भी A है। ये भुजा दोनों त्रिभुज में कॉमन है। जब किसी, देखो दोनों त्रिभुज कौन से हैं, समकोण त्रिभुज है। दोनों त्रिभुज कौन से हैं, समकोण त्रिभुज हैं। और उन दोनों समकोण त्रिभुज में अगर लंब और आधार बराबर हो, ये माइक बंद करो बेटा, माइक बंद करो। दो समकोण त्रिभुज है, इसमें दोनों समकोण त्रिभुजों में देखो ये हो गया इसका लंब, ये हो गया इसका आधार। ये दोनों जब बराबर होंगे, लंब और आधार दोनों बराबर होंगे, तो ऐसी स्थिति में तीसरी भुजा यानी कर्ण भी बराबर होगी। तो ये भुजा भी इनमें आपस में बराबर होगी। जब कोई दो त्रिभुजों की तीन भुजाएं, तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों, तो ऐसी अवस्था में, अगर तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों तो ऐसी अवस्था में हम उन त्रिभुजों को सर्वांग सम त्रिभुज कह सकते हैं। और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। तो इसका ये कोण थीटा है तो इसका भी ये कोण थीटा होगा। अब देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों जो कोण है वो कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये कोण थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये DE1 है, ये DE2 हो गया। अब मैं केवल एक चित्र बना रहा हूं, इसको हटा करके मैं एक चित्र बना रहा हूं और वो जो चित्र है उससे आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है,
तो देखो DE1 और DE2 अपने पास में आ गया। तो DE1 तो आया है, ये DE2 तो आया है इस दिशा में, DE1 तो आया है इस दिशा में, ठीक है, और DE2 आया है, वो आया है इस दिशा में, और ये बीच में कोण, ये थीटा हो गया और ये भी थीटा हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि जो DE1 और DE2 है उसके घटक निकालेंगे, ठीक है। तो घटक निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, DE1 को इधर ले जाएंगे। बच्चों कोई भी एक मुझे बताए, एकार्थ पारीक मुझे बताएगा, एकार्थ पारीक इस DE1 को अगर मैं इस ऊपर वाली रेखा पर लेके जाऊं, जो मैंने तीर का चिन्ह बनाया है, ये जो तीर का चिन्ह बनाया है इधर लेके जाऊं, तो कोण का मान कम होगा कि ज्यादा होगा? सर कोण का मान कम होगा। कम होकर के जीरो हो जाएगा, और जिस दिशा में ले जाने पर जीरो हो जाता है उस दिशा में Cos कौन सा थीटा। घटक होता है? वेरी गुड, Cos कॉस थीटा थीटा वाला Cos घटक। थीटा। ये तो कॉस थीटा अपने पास में आ गया, तो ये हो गया DE1 कॉस ऑफ थीटा। प्रिंस सोनी मुझे बताए, प्रिंस सोनी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? यस सर। ये एक रेखा मैंने बनाई है बेटा, अगर मैं इस DE1 को इधर लेके जाऊंगा तो कोण का मान बढ़ेगा कि घटेगा? सर कोण का मान बढ़ेगा। और इस रेखा पर पहुंचने पर कोण का मान कितने डिग्री हो जाएगा? सर 90 डिग्री। तो जिस रेखा पर 90 डिग्री हो जाए वहां कौन सा घटक होता है? 9 हाँ, साइन वाला। वेरी गुड, 90 वेरी गुड, साइन, वेरी गुड बेटा। DE1 साइन ऑफ थीटा। तो हमने DE1 का एक घटक निकाल लिया, DE1 cos थीटा, और एक निकाल लिया DE1 साइन थीटा। अब ऐसे इस DE2 का मैं घटक निकालूंगा, तो DE2 को मैं नीचे लेकर आऊं, यहां लेकर आया तो कोण का मान कम हो गया, और कोण का मान कम हो गया तो इस दिशा में हम क्या कहेंगे, ये हो जाएगा DE2 cos थीटा। और ऐसे ही इसको अपन इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास में, DE2 साइन, DE2 sin थीटा। ठीक है। अब देखो जब घटक निकाल लो ना तो इनको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, ये हम इसको भूल गए। अब अपने पास में क्या रह गए, अब आपके पास में रह गए चार। एक तो रह गया आपके पास में DE1 cos थीटा, एक DE2 cos थीटा, एक DE1 sin थीटा, और एक DE2 sin थीटा, ये आपके पास में रह गए। अब अपन DE1 और DE2 की बात करें तो जो चित्र बनाया था वो कुछ ऐसा था, ये इस तरह का चित्र था। तो इसमें आप देख सकते हैं ये दूरी जो है P बिंदु की अल्पांश से दूरी, और इधर P बिंदु की अल्पांश से दूरी, ये दोनों में दूरी बराबर है, ये दोनों अल्पांश भी बराबर हैं, तो इनमें आवेश भी बराबर होगा क्योंकि एक समान आवेशित है। जब आवेश और दूरी बराबर हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं भी बराबर होती है, यानी कि क्या कहेंगे हम कि DE1 और DE2 बराबर होंगे। लेकिन बराबर कैसे होंगे, केवल इनका परिमाण बराबर होगा, दिशाएं बराबर नहीं होंगी। दिशाएं तो DE2 की इधर आई थी और DE1 की इधर आई थी, सिर्फ केवल परिमाण बराबर है। तो अब अगर मैं परिमाण की बात करूं तो DE1 और DE2 का परिमाण बराबर, तो DE1 को भी अपन क्या कह सकते हैं, DE कह सकते हैं, DE2 को भी अपन DE कह सकते हैं, ठीक है। यानी एक जैसा रख दिया, परिमाण बराबर, तो सबकी जगह एक जैसी राशि रख दी। अब आप देखो कि DE साइन थीटा ये वाला और DE साइन थीटा ये दोनों बराबर और एक दूसरे के ठीक विपरीत है, और एक दूसरे के ठीक विपरीत है तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। ये दोनों ने एक दूसरे को निरस्त कर दिया तो अब इनका तो कोई काम रहा ही नहीं, ये हट गए। लेकिन ये जो DE1 साइन थीटा और DE1 cos थीटा और DE2 cos थीटा, जो अब DE cos थीटा DE cos थीटा बन गए हैं, ये दोनों एक ही दिशा में है, और एक ही दिशा में है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। यानी कि हम ये कहेंगे कि इन दोनों अल्पांशों के कारण जो कुल विद्युत क्षेत्र आया है उसकी दिशा इस तरफ आई है, हमारे पास में इस तरफ आई है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि साहब ये तो निकाला तो अल्पांश की वजह से, तो इसको अपन क्या पूरे तार की दिशा मान सकते हैं क्या? तो नहीं, अभी हम इसको पूरे तार की दिशा नहीं मान सकते, हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये अल्पांश हमने यहाँ लिए थे, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये अल्पांश यहाँ नहीं लेकर के यहाँ ले रहा हूँ, यहाँ ले रहा हूँ। अगर यहाँ अल्पांश लेता तो क्या होता, इसके कारण DE1 इस दिशा में, इसके कारण DE2 इस दिशा में, तो ये तो वापस वैसा का वैसे हो जाता। यस सर। वापस वैसा का वैसे हो जाता ना। लेकिन एक दिक्कत आती है इसमें, क्या आती कि जब हमने ये लिए वो कम थी, और जब ये लिया है तो दूरी ज्यादा है, यानी कि इस वाले के लिए जो DE निकाला वो अलग आएगा, और इस वाले के लिए जो DE निकाला वो अलग आएगा। समझे मेरी बात को? दोनों के लिए DE अलग है, लेकिन दोनों में घटक हैं वो तो एक ही तरीके से आए हैं। इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम
कि चाहे कोई सा भी अल्पांश ले लो, उसके घटक ऐसे ही इन्हीं दिशाओं में आएंगे, उनके मान अलग अलग आ सकते हैं। इसका जो मान है और इसका जो मान वो अलग अलग आ सकते हैं, लेकिन इन दोनों के कारण जो घटक निकालेंगे वो वैसे ही आएंगे, उनकी जो दिशाएं हैं वो वैसी ही आएंगी जैसी इसके कारण निकाली थी, दिशाएं एक जैसी आएंगी। मेरे कहने का मतलब है, समझे मेरी बात को कि नहीं समझे? कोई ऐसा बच्चा जिसको इसमें कोई डाउट हो? कोई भी ऐसा बच्चा जिसको ये बात समझ में नहीं आई हो? फिर से बोल रहा हूं मैं, हमारे पास में मान लो दो घटक हमने लिए हैं, सॉरी दो अल्पांश लिए हैं, एक अल्पांश ये लिया था पहले, इसके घटक हमने निकाल लिए। हमने कहा कि इसमें डी ई कॉस थीटा वाले घटक एक साइड में रहेंगे, जबकि डी ई साइन थीटा वाले विपरीत रहेंगे, तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये भूल गए, ये लो इसको भी भूल गए, इसको भी भूल गए। अब मैंने क्या करा, अब मैंने अल्पांश जो है वो पहले वाली जगह पे नहीं लेकर के और दूसरी जगह पे ले लिए, दूसरी जगह पे ले लिए, ये अल्पांश मैंने दूसरी जगह पर ले लिए हैं। अब अगर मैं निकालना चाहूं तो हम कहेंगे भाई इस अल्पांश के कारण इधर की तरफ, इस अल्पांश के कारण इधर की तरफ। ठीक है, अब इसके घटक निकालें तो इसके घटक निकालूंगा तो मैं इसके दो घटक आएंगे, एक घटक इस और एक घटक इस और। ऐसे ही इसके घटक अगर मैं निकालूं तो इसके दो घटक आएंगे, एक घटक नीचे की और एक घटक इस और। अब वही बात पहले की तरह, इसको मैं डी लूं तो इसको भी मुझे डी लेना पड़ेगा, क्योंकि सममित हमने लिया है, ये भी ए दूरी पर लिया है तो ये भी ए दूरी पर लिया है। अब इसके भी दो घटक, ये अगर थीटा मानू तो ये डी कॉस थीटा, ये भी डी कॉस थीटा। ऐसे ही ये जो नीचे वाला हमने डी लिया है, इसके भी दो घटक हो गए, एक डी साइन थीटा इधर और एक डी कॉस थीटा इधर। तो इसके दो घटक आए, एक डी कॉस थीटा एक डी साइन थीटा, इसके दो घटक आए, एक डी कॉस थीटा एक डी साइन थीटा। तो वही डी साइन थीटा ने एक दूसरे को क्या कर दिया, निरस्त कर दिया। ये डी साइन थीटा ने एक दूसरे को निरस्त कर दिया, और फिर से डी कॉस थीटा क्या हो गया, जुड़ गया। ठीक है, अभिषेक शर्मा, अभिषेक शर्मा को मेरी आवाज नहीं आ रही है। अभिषेक शर्मा, आपके घर में जो ऊंचाई वाली जगह है यानी कि छत है, उस पर आप चले जाएं या ऊपर वाले कमरे में चले जाएं। बेटा आपके वहां नेटवर्क की प्रॉब्लम है, बाकी को आवाज आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप अपने जो घर में ऊपर वाला ऊपर स्थान है, छत है, उस पर चले जाएं या ऊपर वाले कमरे में चले जाएं, आ जाएगी। ठीक है बेटा, चलो वापस हम आते हैं। तो हमने एक बात समझ ली यहाँ से कि चाहे हम घटक नीचे लें और चाहे घटक हम ऊपर लें, घटक चाहे नीचे लें चाहे ऊपर लें, उसमें जो साइन थीटा वाले घटक होंगे वो घटक तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त, और कॉस थीटा वाले घटक होंगे वो जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि जो अंतिम हमारे पास में विद्युत क्षेत्र की दिशा आएगी वो किधर आएगी, इस दिशा में, इस दिशा में आएगी, यानी कि तार के लंबवत बाहर की ओर। बाहर की ओर किस तरफ, जिस बिंदु पर आपने विद्युत क्षेत्र निकाला था उस बिंदु की ओर। अब एक और खास बात है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ध्यान से समझना है इसको। मान लो कि स्क्रीन छोटी है इसलिए मैं तार को इधर बना रहा हूं, पर तार इधर नहीं है। हमने जो तार लिया था पहले पी बिंदु इधर लिया था, अब मैं पी बिंदु इधर ले रहा हूं, पर स्क्रीन छोटी है इसलिए मैंने तार को थोड़ा सा इस साइड में बना दिया आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखें, अब अगर हम ध्यान से देखें, इसको ध्यान से समझना चाहें, तो ये पी बिंदु इधर होता, मान लो इधर होता, तो वही एक अल्पांश इधर एक अल्पांश इधर, इसके कारण इधर विद्युत क्षेत्र की दिशा, इसके कारण इधर विद्युत क्षेत्र की दिशा। अब अगर हम इसके घटक निकालते तो क्या होता, इसका एक घटक इस तरफ आता, एक घटक इस तरफ आता, इसका भी एक घटक नीचे आता और एक घटक इस तरफ आता, दो घटक आ जाते हैं अपने पास में। यानी कि अब भी हमारे पास में क्या होता है, ये वाला घटक और ये वाला घटक, जिसको हम क्या कह रहे हैं, डीई साइन थीटा कह रहे हैं, ये एक दूसरे को क्या कर देते, निरस्त कर देते, निरस्त कर देते, ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देते, जबकि जो डी कॉस थीटा वाले घटक है वो जुड़ जाते। पर अब की बार एक खास बात हो गई बच्चों, खास बात क्या हो गई कि अब की बार जब डी कॉस थीटा वाले घटक जुड़े तो दिशा इस तरफ आई है, पहले इस तरफ आई थी, अब इस तरफ आई है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि पहले पी बिंदु इधर था और अब पी बिंदु इधर है। यानी कि हम क्या कहेंगे कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है वो तार के लंबवत आएगी, नंबर एक बात, और लंबवत किस तरफ आएगी, जिस तरफ पी बिंदु होगा उसी तरफ आएगी। अगर पी बिंदु राइट में होगा तो राइट में आ जाएगी, लेफ्ट में होगा तो लेफ्ट में हो जाएगी। सबके मोबाइल स्क्रीन आपके सामने है। अब सोचो कि पी बिंदु आपके पेट पर होता है,
तो दिशा किधर हो जाती? मोबाइल से आपके पेट की तरफ। अगर मोबाइल के अंदर होता तो तार से अंदर की तरफ, यानी कि जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो तार के लंबवत बिंदु P जिस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है उसकी ओर होगी। तो हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा पता चल गई है। अब हम अपने अगले टॉपिक पर आने वाले हैं। ठीक है, ये जो इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे, पीडीएफ से हम इसको आगे पढ़ेंगे। दिशा समझना बहुत जरूरी था इसमें, इस टॉपिक के लिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है इसकी जो दिशा है, जो हमने तरीका निकाला, वो आगे भी अपने अगले टॉपिक में भी हमारे काम आने वाली है। तो देखते हैं किस तरीके से हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। आपके सामने स्क्रीन रहेगी तो आपको थोड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण, तो ये हमने जैसे निकाला था उसमें ठीक उसी प्रकार से हमने इसमें भी निकाला है। और हमने ये जो अल्पांश लिए हैं, ये अल्पांश लिया है, ये अल्पांश लिया है, इसकी खास बात क्या रखी हमने कि इनकी जो O बिंदु से दूरी है वो बराबर ली है, बराबर लंबाई के अल्पांश लिए हैं। इस वजह से DE1 और DE2 बराबर है। अगर ये बराबर लंबाई के अल्पांश नहीं लेते तो फिर हमें इसे सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत आती। ठीक है, अब देखो हम आगे बढ़ते, दिशा निकाल ली हमने, दिशा हमारे पास में आ गई। अब मुझे क्या करना है, दिशा निकालने के बाद में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, अभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं निकाली हमने, केवल उसकी दिशा निकाली। तो ये हमारे पास में एक तार था। मैंने कहा था कि आपको गाउस का नियम जब लगाना है, मान लो एक समान रूप से धन आवेशित है, गाउस का नियम लगाना है तो इसके जो आवेश है वो एक बंद पृष्ठ के अंदर होना चाहिए। तो बच्चों मुझे बताओ कि ये बंद पृष्ठ के अंदर है क्या? नहीं सर। बंद पृष्ठ के अंदर नहीं है ना। तो अब हम क्या करें, तो आपको काल्पनिक रूप से एक बंद पृष्ठ मानना पड़ेगा। वो आपकी मर्जी, आप कौन सा मानो, लेकिन शर्त नंबर 1, ऐसा होना चाहिए कि जिसका विद्युत क्षेत्र आप ज्ञात कर सको, जिसका विद्युत क्षेत्र आप ज्ञात कर सको, जिसका क्षेत्रफल आप ज्ञात कर सको। विद्युत क्षेत्र कैसे ज्ञात करेंगे, वो तो हम गाउस के नियम से ही ज्ञात करेंगे। और गाउस का नियम कब लगेगा, जब हम पृष्ठ मानेंगे। यानी कि पृष्ठ मानने के लिए जो शर्त नंबर 1 है वो ये है कि उसका क्षेत्रफल आप ज्ञात कर सको। और शर्त नंबर 2 और सबसे इंपॉर्टेंट, मान लो आपको इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो ये जो बिंदु है वो उस पृष्ठ के, उस आकृति के पृष्ठ पर होना चाहिए। क्या कहा मैंने, अगर आपको इस P बिंदु पर ज्ञात करना है तो P बिंदु का होना चाहिए उस आकृति के, जो हम बंद पृष्ठ मानेंगे, जिसको हम गाउसियन पृष्ठ कहेंगे, उसके पृष्ठ पर होना चाहिए। आप सोच रहे होंगे साहब पृष्ठ पर होगा तो क्या फायदा, अंदर होगा तो क्या फायदा, बाहर होगा तो क्या फायदा या क्या नुकसान। तो मैं इसको पृष्ठ पर लेने के लिए क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो भी हम विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, गाउसीय नियम में क्या निकालते हैं हम, विद्युत फ्लक्स। और विद्युत फ्लक्स किसका होता है हमेशा, विद्युत फ्लक्स हमेशा पृष्ठ का होता है। यानी जो भी हम निकालेंगे वो पृष्ठ के लिए निकालेंगे। तो कैलकुलेशन जब पृष्ठ के लिए करनी है तो बिंदु भी कहां होना चाहिए, पृष्ठ पर होना चाहिए, क्योंकि जो कैलकुलेशन पृष्ठ के लिए होगी वही इस बिंदु के लिए हो जाएगी अपने आप ही। अब सोचो कि पृष्ठ तो इधर हो जाता और ये बिंदु P बाहर रह जाता, तब अपन क्या करते, तब हम कहते भाई हमने कैलकुलेशन तो इस पृष्ठ के लिए की है, इस पृष्ठ के सभी बिंदुओं के लिए की है, तो क्या वो इस P बिंदु पर लागू हो जाती, नहीं नहीं लागू होती ना। तो अपने को इस P बिंदु पर अगर लागू करनी है तो क्या करना पड़ेगा, ये जो पृष्ठ है उसको कहां मानना पड़ेगा, इस P बिंदु पर मानना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना, किसी ने कहा कि साहब ये तार जो है, इस तार के लंबवत आपको P बिंदु लेना है 2 मीटर की दूरी पर। ये 2 मीटर की दूरी पर यहां ले लिया मैंने। ये जो प्रिंस सोनी है ना, ये बहुत बदमाशी करने लग गया आजकल। कह रहा है सर ये आपने ऊपर ही क्यों लिया, ये यहाँ बीच में ले लेते तो क्या दिक्कत थी। हाँ भाई, प्रिंस की बात माननी पड़ेगी, इसने एक उत्तर भी आज मेरे को बहुत सही दिया है, इसलिए तो इसकी बात माननी पड़ेगी। लेकिन ये जो प्रिंस चौधरी है, ये प्रिंस सोनी के हमेशा विपरीत चलता है। ये कह रहा है साहब ये ऊपर नहीं लो सर, यहाँ पे लो, यहाँ पे लो, इधर लो। भाई इसकी भी बात मान लेते हैं। एक और है, ये क्या नाम है इसका, अजय सिंह मीणा, ये कह रहा है कि सर इधर मत लो, इधर लो, इधर आप इस साइड में लो, मेरे को लेफ्ट साइड बहुत अच्छी लगती है। तो इसकी भी बात मान लेते हैं। एक और है, वो क्या नाम है उसका, मैं तो नाम ही भूल गया यार, वो अभिषेक शर्मा, वो कह रहा था मेरे को आवाज नहीं आ रही है, अब कह रहा है सर आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है तो मेरी बात भी मानो आप।
आप इधर मत लो, इधर ले लो। भाई इसकी बात भी मान लेते हैं। एक और कह रहा है कि सर आप इधर ले लो, और एक जो बिल्कुल ही अलग वो कह रहा है सर आप सामने की तरफ लो, सामने हवा में, क्योंकि स्क्रीन पे तो मैं उसको बना नहीं सकता। एक कह रहा सर ये तार के पीछे की तरफ ले लो, तो ये तो चारों तरफ हो सकता है, पी बिंदु तो चारों तरफ हो सकता है। तो फिर क्या करें, तो अपन ऐसा पृष्ठ मानते हैं जो चारों तरफ से इस तार के बराबर दूरी पर हो। अब 1 मिनट के लिए इमेजिन करो बच्चों, आपके पास में एक टंकी है, टंकी जानते हो ना, बेलनाकार टंकी होती है, सभी ने देखी यस है। सर। उसके ठीक बीचों बीच आपने एक सरिया गाड़ दिया, ठीक बीचों बीच आपने क्या कर दिया, एक सरिया गाड़ दिया, एक धातु की छड़ गाड़ दी। अब मुझे ये बताओ सोच करके कि उस टंकी का जो वक्राकार पृष्ठ है, ये वाला जो पृष्ठ होता है, ये अगर अपन इसको बेलन मान लें, यूं यूं, तो ये वाला जो पृष्ठ है, ये वाला जो पृष्ठ, इस पृष्ठ पर अगर आप कोई बिंदु लेते तो वो छड़ से बराबर दूरी पर आता या अलग अलग दूरियों पर आता? बराबर दूरी पे आता। कोई कहीं पे भी बराबर लेते दूरी। तो बराबर दूरी पर आता। तो yes, इसका sir। मतलब क्या हुआ कि वो जो बेलन है उसका पृष्ठ इस छड़ से किसी भी दिशा में लो बराबर दूरी पर है। यानी कि अगर अपने को अगर अपन बेलनाकार पृष्ठ लेते हैं तो इसका फायदा ये होगा कि आप अगर इस बिंदु के लिए कोई निकालोगे कैलकुलेशन, तो वो इस बिंदु पर भी लागू हो जाएगी, क्योंकि ये भी बराबर दूरी पर है। सामने की तरफ अगर कोई बिंदु पर लोगे तो पीछे की तरफ वाले बिंदु पर भी लागू हो जाएगी, दाईं ओर के बिंदु पर भी लागू हो जाएगी, बाईं ओर के बिंदु पर भी लागू हो जाएगी। इसलिए हम जो काल्पनिक पृष्ठ ले रहे हैं वो कैसा लेंगे, बेलनाकार लेंगे। कैसा लेंगे, बेलनाकार। तो ये देखो हमने इसमें बेलनाकार गाउस से पृष्ठ लिया हुआ, ये काल्पनिक पृष्ठ है। हाँ सर आशुतोष, सर गोलाकार भी, आशुतोष बोलो बेटा। सर गोलाकार भी तो ले सकते हैं ना, वो भी तो सब तरफ से वेरी बराबर गुड। होता है। इसने एक प्रश्न कहा है कि ये देखो भाई, ये मैंने तार लिया और ये मैंने इसके चारों तरफ गोलाकार पृष्ठ ले लिया। आशुतोष के प्रश्न का जवाब दे रहा हूं मैं। तो देखो ये वाला बिंदु तो इससे कितनी दूरी पर है, मान लो 2 मीटर दूरी पर है। ये वाला 2 मीटर पर है क्या, ये वाला 2 मीटर दूरी पर है? बोल, ये तो नहीं है। और ये है क्या, ये भी नहीं है। नहीं है। अब क्या करें, इसका मतलब हम गोला नहीं ले सकते, पर इसकी जगह एक ले सकते हैं, एक चीज और ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, तो वो भी बता देता हूं। ये हमने लिया, अगर मैं इसके चारों तरफ एक घनाभ ले लेता, तो घनाभ तो हो सकता था ना। घनाभ का ये वाला पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ और ये वाला पृष्ठ, चारों पृष्ठ बराबर दूरी पर होते, तो हम कहते हैं नहीं, ये भी नहीं हो सकता था। क्यों नहीं हो सकता था, कि इसके सामने वाला जो भाग है, जैसे आप कमरे के बीचों बीच खड़े रहो तो आपके ठीक सामने की दीवार और पीछे की दीवार बराबर होती है, दूरी पर होती है, लेकिन क्या कोना भी बराबर दूरी पर होता है? नहीं सर। क्या दीवार का मध्य बिंदु और कोना दोनों बराबर दूरियों पर होंगे? नो सर। नहीं होंगे ना, तो इसलिए अपन ये भी नहीं ले सकते। तो मेरे कहने का मतलब है, ये जरूरी नहीं है कि मैंने बेलन लिया है तो आप भी बेलन ही लो, या कोई तीसरा उसकी कैलकुलेशन करे तो वो भी बेलन ही ले, उसकी मर्जी हो जो ले, लेकिन सम्मितता होनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि हम एक बिंदु के लिए निकालें और सारे बिंदुओं के लिए वो लागू हो जाए हमारे लिए। ठीक है, अगर हम एक बिंदु के लिए कैलकुलेट करें तो सभी बिंदुओं के लिए लागू हो जाए। अब अपन देखते हैं कि मैंने बेलनाकार पृष्ठ लिया। आपको ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। आप परीक्षा में अपने मन से कोई प्रश्न नहीं लें, परीक्षा में वही प्रश्न लें जो आपको यहाँ सिखाया जा रहा है। आपको बेलनाकार लेने के लिए कहा जा रहा है तो बेलनाकार ही ले। ये केवल आपको समझाने के लिए कि अगर आप कोई और भी लेते तो भी कैलकुलेशन कर सकते थे, पर अपन इतने झंझट में पड़े क्यों। वो जब हमें कोई खोजबीन करनी होगी, जब हमें इसको टॉपिक को और ज्यादा डीप में समझना होगा, और ज्यादा गहराई में समझना होगा, तब की बात है। ठीक है, वो इस स्तर की बात नहीं है। तो अभी हम कौन सा प्रश्न ले रहे हैं, बेलनाकार प्रश्न। और बेलनाकार प्रश्न ऐसे ले रहे हैं कि तार इसके बीच ठीक बीचों बीच है। बेलनाकार प्रश्न में 3 भाग होते हैं। ये बेलन है, इसमें सॉरी, हाँ ये बेलन है, इसमें 3 भाग होंगे। एक तो होगा ये वाला पृष्ठ, एक होगा ये वाला पृष्ठ, और एक होगा ये बीच वाला पृष्ठ। 3 पृष्ठ है। तो जब 3 पृष्ठ है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर इसका कुल फ्लक्स निकालना है तो 3 फ्लक्स निकालने पड़ेंगे। मान लो ऊपर वाले पृष्ठ को मैं कह रहा हूं S1, नीचे वाले पृष्ठ को मैं कह रहा हूं S2, और बीच वाला जो पृष्ठ है उसको मैं कह रहा हूं S3। ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक है।
अब देखो हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा हमेशा उस पृष्ठ के लंबवत होती है। तो ये इसके क्षेत्रफल की दिशा हो गई, ये इसके क्षेत्रफल के। अब बीच वाले भाग के लिए अगर अपन देखें तो अगर मान लो अल्पांश यहां लेते तो क्षेत्रफल की दिशा इधर आती, अल्पांश यहां लेते तो क्षेत्रफल की दिशा इधर आती, अल्पांश सामने लेते तो सामने की तरफ आती। यानी बीच वाले भाग के लिए क्षेत्रफल की दिशाएं अलग अलग आ सकती हैं। ठीक है, तो 3 पृष्ठ मैंने ले लिए, S1, S2 और S3। ठीक है, उसमें मैंने इस तार को रख दिया। अब ध्यान से समझना मेरी बात को कि ये जो बेलन है इसकी लंबाई L है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर L लंबाई का तार आ सकता है। अगर उससे लंबा तार लेंगे तो बाहर निकल जाएगा। यस सर। अब देखो गाउस का नियम क्या कहता है कि जो ये नियम है गाउस का वो केवल उन आवेशों पर लागू होता है, ये केवल उन आवेशों पर लागू होता है जो इस पृष्ठ के अंदर हो। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि गाउस का नियम केवल इतने से तार पर लागू करेंगे, ये जो बाकी भाग है इधर और इधर इस पर लागू नहीं करेंगे। यानी गाउस का नियम हम केवल L लंबाई के तार पर लागू कर रहे हैं। यानी जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं वो हम अनंत तार के लिए नहीं कर रहे हैं, वो केवल किसके लिए कर रहे हैं, L लंबाई के तार के लिए कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो समझना इसको, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इस L लंबाई के तार का अगर घनत्व निकालना चाहता, चूंकि ये एक समान आवेशित है तो इसके अल्पांश का घनत्व निकालो चाहे पूरे तार का घनत्व निकालो, एक ही बात है। तो घनत्व क्या होगा, Q बराबर घनत्व क्या होगा, लैम्डा बराबर Q अपॉन L। इस L को इधर ले जाओ तो Q बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू L। तो ये आ गया Q बराबर लैम्डा इंटू L। ठीक है, अब गाउस का नियम क्या कहता है, गाउस का नियम कहता है कि फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये जो फाई है, ये जो फाई है, ये फाई क्या है, कुल वैद्युत फ्लक्स। और कुल वैद्युत फ्लक्स निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, सभी पृष्ठों का अलग अलग फ्लक्स निकाल करके जोड़ना पड़ेगा। इसमें टोटल कितने पृष्ठ हैं, 3 पृष्ठ हैं। तो तीनों पृष्ठों का अलग अलग निकाले हम। 3 कौन कौन से हैं, एक तो ऊपर वाला वृत्ताकार पृष्ठ है, एक नीचे वाला वृत्ताकार पृष्ठ है और एक बीच में बेलनाकार वृत्ताकार पृष्ठ है, वक्राकार पृष्ठ है। ठीक है, अब पहले भाग के लिए अगर मैं निकालना चाहता तो वो कहलाता फाई 1। ठीक है ना, ध्यान से समझना। और उसका सूत्र क्या होता है, EDS1। ठीक है, या इसको अपन कह सकते हैं EDS फॉर S1। ये पहले वाले का मान हो गया। ऐसे दूसरे का निकालते तो S2 आ जाता, तीसरे का निकालते तो S3 आ जाता। तो अगर आपको कुल फाई निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, कुल फाई यानी कुल फ्लक्स निकालना है तो कुल फ्लक्स फाई बराबर हो जाएगा फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। यानी कि तीनों जो E डॉट ds आए हैं आपके पास में उनको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सूत्र हमारे पास में क्या है, फिर से देखिए इसे, सूत्र हमारे पास में है फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और फाई बराबर क्या होता है, जितने भी पृष्ठ हैं उनके फ्लक्सों का योग, तो फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लेकिन Q की वैल्यू कितनी है, अभी हमने निकाली, Q की वैल्यू है लैम्डा L। ठीक है, अब फाई 1 फाई 2 और फाई 3 के मान क्या है, तो फाई 1 का मान है EDS। बच्चों स्क्रीन और आवाज नहीं आ रही है ऐसा शिवम कह रहा है, क्या स्क्रीन और आवाज नहीं आ रही है, आ रही है सर। शिवम एक बार लॉग आउट होकर के और फिर से लॉग इन करो तो आ जाएगी आवाज और स्क्रीन दोनों आ जाएगी। ठीक है, वापस से हम आते हैं इस पर। तो फाई 1 फाई 2 और फाई 3 के मान क्या है, तीनों के मान EDS है। मान यानी कि सूत्र एक जैसे हैं, तीनों के मान अलग अलग आएंगे। तो ये हमने तीनों के सूत्र रख दिए, EDS और ये अपने पास में इस तरफ हो गया लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, अब क्या करना है आपको बच्चों, मैं इसको अलग अलग निकालूंगा, फाई 1 फाई 2 और फाई 3 को अलग अलग निकालूंगा और फिर इसमें अपन इसको रखेंगे। ठीक है, तो फाई 1 देखते अपन क्या है,
phi1 बराबर है E डॉट ds, और E डॉट ds में अगर मैं डॉट को हटाऊंगा तो आ जाएगा cos थीटा। ये cos थीटा जो है वो क्या होता है, cos थीटा क्या होता है, थीटा जो है वो E और ds के बीच का कोण है, ठीक है। थीटा क्या है, E और ds के बीच का कोण है। अब मुझे समझ के बताना, ये एक तार था, ये हमने इसके चारों तरफ एक बेलनाकार पृष्ठ मान लिया, ठीक है। ये S1 पृष्ठ है, ये वाला जो पृष्ठ है ना वो S1 पृष्ठ है, तो इसके क्षेत्रफल की दिशा किधर होगी, इसके लंबवत ऊपर की ओर। ये हो गई S1 की दिशा या ds1 की दिशा, यानी अल्पांश अगर अपन इस पे लेते तो उसकी दिशा ऊपर की तरफ आती। अब अपने को क्या लेना है, E यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो हमने निकाला था कि विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर आएगी, तार के लंबवत बाहर की ओर। किसके लिए, धनावेश के लिए, और ऋणावेश के लिए तार के लंबवत अंदर की ओर, ठीक है। तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा या तो इधर हो सकती है, या तो इधर हो सकती है, या सामने की तरफ हो सकती है, या पीछे की तरफ, यही हो सकती है ना भाई, तार के लंबवत तो यही दिशाएं हैं। तो अब मुझे सोच के बताओ कि ये जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है या ये जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है, इन दोनों दिशाओं और क्षेत्रफल की दिशा के बीच में कितना कोण है, 90 डिग्री। 90 दोनों के डिग्री बीच का में 90 डिग्री का 90 कोण है। डिग्री। तो हम क्या कहेंगे कि भाई 90 S1 पृष्ठ के लिए कितना, S1 पृष्ठ के लिए कोण कितना हो गया, 90 डिग्री, यानी यहाँ थीटा का मान कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। ये देखो पहले वाले में हमने रख दिया 90 डिग्री। अब इस नीचे वाले पृष्ठ के लिए देखें तो नीचे वाले पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल की दिशा इधर हो गई, विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, सामने की तरफ भी हो सकती है, अंदर की तरफ भी हो सकती है। इनमें से कोई सी भी दिशा लेता, ये लेता चाहे ये लेता, चाहे सामने की तरफ वाली दिशा लेता, आपकी तरफ वाली दिशा लेता, या स्क्रीन के अंदर की दिशा लेता, वो दिशा क्षेत्रफल से कितना कोण बना रही थी, 90 डिग्री का कोण है। ये भी 90 डिग्री बना रही है। 90 तो देखो ये भी 90 डिग्री रख दिया अपन ने। अब आते हैं अपन तीसरे पर, ठीक है ना, तीसरे पर। अब देखो इनमें हमने ना ज्यादा अल्पांश क्यों नहीं लिए, क्योंकि ये जो पृष्ठ होते हैं, ये जो बेलन है, इस बेलन का ये जो पृष्ठ होता है, ये होता है सपाट एकदम, यानी इस पर कहीं पर भी अल्पांश लो उसकी दिशा ऊपर ही आएगी। पर ये जो बीच वाला पृष्ठ है उसमें इधर अल्पांश लोगे तो इस तरफ लंबवत रेखा बनानी पड़ेगी, और अगर इधर अल्पांश लोगे तो इस तरफ लंबवत रेखा बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब आप अपने आप को इमेजिन करो, अगर आप अल्पांश आपके पेट पर लेते तो उस पेट के क्षेत्रफल की दिशा किधर होती, पेट के लंबवत बाहर की तरफ। लेकिन अगर ये अल्पांश आप पीठ पर लेते तो क्षेत्रफल की दिशा किधर आती, पीठ के लंबवत बाहर की ओर, यही आती। क्या ये दोनों दिशाएं एक जैसी आती है कि विपरीत आती है एक दूसरे के, विपरीत आती है। इसका मतलब वक्राकार पृष्ठ पर अलग अलग भाग में क्षेत्रफल की दिशा भी अलग अलग है, ठीक है। तो हम बारी बारी से समझने का प्रयास करेंगे। देखो बच्चों बारी बारी समझने का प्रयास करेंगे। ये अपने पास में तार है, ये बेलनाकार पृष्ठ है, ठीक है। ये मैंने यहां ले लिया अल्पांश, अल्पांश यहां लेने का मतलब हम इस बिंदु के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इसके क्षेत्रफल की दिशा किधर होगी, इस ओर। अब अगर मुझे विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है तो किधर होती है, तार के लंबवत, तार के लंबवत बिंदु की ओर, यानी क्षेत्रफल की दिशा भी इधर ही आ गई और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर ही। अब आप में से कुछ कह रहे होंगे सर अभी तो आप कह रहे थे कि विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है। मैंने कहा था कि ये भी हो सकती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि चारों होंगी, चारों में से एक समय पर एक ही होगी, एक समय पर एक ही होगी। अब सोचो कि अल्पांश इधर होता तो क्षेत्रफल की दिशा किधर होती, इस और विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती, तार के लंबवत बिंदु की ओर। यानी अगर आप अल्पांश इधर लेते तो भी क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही दिशा में आती, अल्पांश इधर लेते तो भी विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल की दिशा एक ही दिशा में आती। और ऐसी स्थिति में हम क्या कहते हैं कि इनके बीच का जो कोण है वो कितना है, इनके बीच का, प्रिंस चौधरी ने प्रश्न किया है अल्पांश क्या है। प्रिंस चौधरी मेरी क्लासे तुम इसका मतलब अटेंड नहीं कर रहे हो, या तो सुन करके या तो मोबाइल को लगा करके कहीं घूमने चला जाता है क्या। प्रिंस चौधरी माइक पर आओ। यस सर। क्या क्लास का ये क्लास शुरू करके कहीं घूमने नहीं चले सर, क्लास जाते में हो ही रहता हूँ।
पर सर ये तो फिर अल्पांश बेटा किस मतलब किसका भाग है ये तो इतने अल्पांश? इतने इतनी देर से अपन बात कर रहे हैं, इतने दिनों से बात कर रहे हैं, अल्पांश का मतलब होता है छोटा हिस्सा। ठीक है, नंबर एक बात। जब मैं कह रहा हूं कि अल्पांश हम यहाँ ले रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये इस बेलन के इस पृष्ठ का छोटा सा हिस्सा है। जब हम कहेंगे कि तार पर ले रहे हैं तो तार का छोटा सा हिस्सा होगा। जब हम कहेंगे ऊपर वाले पृष्ठ पर अल्पांश ले रहे हैं तो इसका मतलब इस ऊपर वाले पृष्ठ का छोटा सा हिस्सा है। जैसे सोचो आपके पास में कपड़ा है और उस कपड़े को छोटे छोटे भागों में से काट कर या उसमें से एक बहुत छोटा सा भाग निकाल लो। रोटी खाते हो घर पे? खाते ही होंगे। तो एक साथ तो खाते नहीं, उसको अपन तोड़ के खाते हैं, निवाला लेते ना। तो वो एक निवाला क्या, उस पूरी रोटी का एक छोटा सा अल्पांश है। अल्पांश का मतलब है अल्प अंश। जैसे कि इस बच्चे ने लिखा है, बहुत अच्छे तरीके से इसने आपको समझाने का प्रयास किया। अल्पांश इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ पार्टिकल, नॉट ए पार्टिकल। इन दिस केस वी कैन से अल्पांश इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ एनी सरफेस और एनी थिंग। किसी भी चीज का एक छोटा सा हिस्सा उसका अल्पांश कहलाता है। बहुत छोटा सा हिस्सा उस पूरी चीज की तुलना में, वो जो छोटा सा हिस्सा, जैसे पूरी रोटी की तुलना में जो निवाला है वो उसका एक छोटा सा हिस्सा है, तो उसका अल्पांश कहलाएगा। समझे मेरी बात को बेटा? अभी कोई डाउट? प्रिंस चौधरी, प्रिंस चौधरी, नहीं सर, नहीं सर। आप कोई डाउट नहीं है? चलो ठीक है बेटा, कोई डाउट नहीं। माइक ऑफ कर लो बेटा। तो डाउट नहीं रहना चाहिए। क्वेश्चन आपका भले ही बहुत छोटा हो तो भी आप पूछे, बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो भी आप पूछे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से हम यहाँ पर आ रहे ईडीएस cos 90 हो गया, ईडीएस cos 90 हो गया। और बीच वाले भागों पर हमने क्या देखा कि विद्युत क्षेत्र की और क्षेत्रफल की दिशा एक ही आती है, तो यहाँ पर कोण हो गया 0 डिग्री। अब देखो cos 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। cos 90 बराबर होता है 0। अब cos 90 का मान यहां रख दो तो ये वाला पद 0 हो जाएगा, ये वाला पद 0 हो जाएगा। और इस वाले पद में आप देखो, इस वाले पद में क्या है? cos 0 है। cos 0 का मान होता है 1। तो इस वाले पद में आपके पास में क्या रह जाएगा? एक तो e रहेगा, एक ds रहेगा। cos 0 की जगह आ जाएगा 1। तो लास्ट वाले पद में तो e ds रहेगा और पहले दोनों पद जो है वो, ये वाला पद और ये वाला पद दोनों क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो हमारे पास में क्या बच गया अब बच्चों? ठीक है, ये देखते हैं हम क्या बच गया हमारे पास में। यहाँ पर आ जाते तो ये हो गया 0 पहला पद, दूसरा पद भी 0 हो गया, तीसरे पद में ईडीएस रह गया, समाकलन दूसरी तरफ लैम्डा एल अपन एप्सिलॉन 0। और हमने कहा था बेलन का जो वक्र भाग है, बीच वाला भाग है, उसके प्रत्येक बिंदु की, जैसे मैंने टंकी के लिए कहा था, टंकी के पृष्ठ की प्रत्येक बिंदु की दूरी उस रॉड से बराबर दूरी पर है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि बराबर दूरी पर है। तो विद्युत क्षेत्र में क्या होगी? सममितता होगी, विद्युत क्षेत्र भी एक जैसा होगा। तो विद्युत क्षेत्र यानी ई को आप बाहर ले सकते हो, ई को आप बाहर ले सकते हो। ये ई को बाहर ले लिया, अंदर क्या रह गया? इंटीग्रेशन ऑफ डीएस बराबर दूसरी तरफ लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैसे आया था? तो ऊपर लैम्डा नहीं था, ऊपर था क्यू और नीचे था एप्सिलॉन नॉट। क्यू की जगह आया है लैम्डा एल। ठीक है, अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ डीएस का मतलब क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ डीएस का मतलब है कि छोटे छोटे से जो अल्पांश ले रहे हो उन अल्पांशों के क्षेत्रफलों का योग। ठीक है, अब देखो हमने जो अल्पांश लिए उस पर हम आते हैं। ये मैंने एक बेलन लिया था, ये एक बेलन लिया था मैंने, और अल्पांश कहाँ लिया था? यहाँ लिया, यहाँ लिया। क्योंकि तीसरा, पहले दो हिस्से तो 0 हो गए, यानी इस अल्पांश और इस अल्पांश की तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम केवल बीच वाले भाग के अल्पांश की ले रहे। तो यहाँ अल्पांश लिया, यहाँ लिया, और कहाँ ले सकता हूँ मैं? यहाँ पर, यहाँ ले सकता हूँ, 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 यहाँ ले सकता हूँ। इन सारे अल्पांशों को अपने को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। जोड़ेंगे तो वापस क्या आ जाएगा आपके पास में? इस बीच वाले वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। और किसी भी बेलन के वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर इंटू उस वक्र पृष्ठ की लंबाई एल। 2 पाई आर एल, ये देखो 2 पाई आर एल, ये हमने यहां रख दिया। ठीक है, अब देखो एल से एल कट गया, क्या रह गया? E इंटू 2 पाई आर बराबर लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन 0। E इंटू 2 पाई आर बराबर लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो 2 पाई आर है इसको नीचे लेके चले जाओ, नीचे लेके चले गए तो आपके पास में क्या आ जाएगा? नीचे लेके चले जाएंगे तो आपके पास में आ जाएगा E बराबर
E बराबर लैम्डा 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट। ऊपर भी 2 से गुणा कर दो और नीचे भी 2 से गुणा कर दो। ऊपर 2 से गुणा करोगे तो 2 लैम्डा हो जाएगा और नीचे 2 से गुणा करोगे तो 2 पाई r की जगह हो जाएगा 4 पाई r एप्सिलॉन 0। तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 को एक साथ, एप्सिलॉन नॉट को एक साथ लिख दिया और r को अलग लिख दिया हमने। ठीक है, ये हमने क्यों लिखा? क्योंकि इसको हम k लिख सकते हैं। तो लास्ट फॉर्मूला हमारे पास में क्या बन जाएगा? E बराबर k 2 लैम्डा अपॉन r, यानी हमारे पास में क्या हो गया? हमारे पास में आ गया E इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा एंड E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r। वही बात कि E और R के बीच में अगर मैं ग्राफ खींचना चाहूं तो ये E और R के बीच में ग्राफ खींचना चाहे तो ग्राफ ऐसा आएगा, और अगर 1 अपॉन r के बीच में खींचना चाहें तो एक सीधी रेखा आएगा। आप सोच रहे होंगे सीधी रेखा क्यों आएगा? मैंने कहा था कि जिनके बीच में ग्राफ खींच रहे हो उन दोनों की घात एक एक हो तो सीधी रेखा आता है। तो इस सूत्र में देखो E की घात 1 है, और अगर मैं इस सूत्र को थोड़ा अलग तरीके से लिखूं, अलग तरीके से लिख रहा हूं इसको, अगर मैं ऐसे लिखता लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 अपॉन r तो लिख सकते हैं। और अब आप इसमें देखो कि 1 अपॉन r की घात कितनी है? 1 अपॉन r की घात है 1, E की घात भी 1 और 1 अपॉन r की घात भी 1, दोनों की घात 1 हो तो जो ग्राफ होता है उनके बीच में वो हमेशा सरल रेखा आता है। तो 1 अपॉन r और E के बीच में अगर ग्राफ खींचूंगा, ये E है, ये 1 अपॉन r है, इनके बीच में ग्राफ खींचूंगा तो ये भी सरल रेखा आएगा। और अगर मैं E और लैम्डा के बीच में ग्राफ खींचूंगा तो वो भी सरल रेखा आएगा, क्योंकि लैम्डा की घात भी 1 है और E की घात भी 1 है। अब सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप यहां देख रहे होंगे हमने Q की जगह क्या काम में लिया है? लैम्डा इंटू L। इसका मतलब हमने ये L लंबाई के तार के लिए निकाला। ठीक है, अब सोचो कि यही तार अगर अनंत लंबाई का होता, ठीक है, जैसे ये तार इतना होता तो इतना बड़ा बेलन लेते हैं, तार थोड़ा बड़ा हो जाता तो हम और बड़ा बेलन ले लेते हैं। अगर तार अनंत लंबाई का होगा तो बेलन भी क्या हो जाएगा? बेलन भी क्या होगा? अनंत लंबाई का हो जाएगा। लेकिन जब हम बेलन अनंत लंबाई का लेंगे तो क्या चीजें चेंज हो सकती है और क्या चीजें चेंज नहीं हो सकती, उस पर हमें ध्यान देना है। सूत्र है हमारे पास में E बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। ये जो बाद वाला सूत्र लिखा है वो इसी का एक रूप है। अब देखो इसमें 2 तो कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है और एप्सिलॉन भी कांस्टेंट है। बदलने वाली कौन सी राशियां हैं? एक तो लैम्डा और एक r। ठीक है, अब ध्यान से समझना, लैम्डा क्या होता है? किसी तार का आवेश घनत्व। अगर तार एक समान रूप से आवेशित है तो आवेश घनत्व तार की लंबाई पर निर्भर नहीं करता। अगर तार एक समान रूप से आवेशित है तो आवेश घनत्व तार की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। तो अब मुझे ये बताओ सोच करके कि अगर मैं L लंबाई का तार लूं या अनंत लंबाई का तार लूं, अगर ये दोनों एक समान आवेशित हैं तो क्या दोनों के आवेश घनत्व बराबर होंगे या अलग अलग होंगे? बराबर होंगे सर। बराबर होंगे, क्योंकि लंबाई पर निर्भर ही नहीं करता। ये कब निर्भर नहीं करता? जब एक समान आवेशित होते हैं। ठीक है ना? तो अनंत लंबाई के लिए लैम्डा का मान उतना ही आएगा जितना L लंबाई के लिए आया। अब एक और खास बात, ठीक है, एक और खास बात क्या है कि ये L लंबाई का मैंने तार लिया, फिर मैंने बेलन ले लिया, ठीक है, ये बेलन ले लिया। अब ये जो R है ये इस तार से बेलन की दूरी भी है और बेलन की त्रिज्या भी है, एक तरीके से त्रिज्या भी है ना। अब सोचो कि अगर मैं तार अनंत लंबाई का लेता तो बेलन भी मुझे क्या करना पड़ता? अनंत लंबाई का लेना। तो क्या इससे बेलन की त्रिज्या चेंज हो जाती? नो सर। अरे बेलन की त्रिज्या चेंज नहीं होती ना। इसका मतलब ये हुआ कि लैम्डा भी नहीं बदलता और R भी नहीं बदलता। अगर आप अनंत लंबाई का तार लोगे तो ना लैम्डा का मान चेंज होगा, ना R का मान चेंज होगा, ना 2 का मान चेंज होगा, ना पाई का, ना एप्सिलॉन का। यानी कि अनंत लंबाई के तार के लिए भी हम ये सूत्र काम में ले सकते हैं। समझ में आई बात?
तो हमने कैलकुलेशन अनंत लंबाई के लिए नहीं किया है, हमने कैलकुलेशन एक सीमित लंबाई के तार के लिए किया है। लेकिन चूंकि अनंत लंबाई का तार लेने पर भी इन कारकों में कोई परिवर्तन नहीं आता है, इसलिए इसे अनंत लंबाई के लिए भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो परीक्षा में जब आएगा तो अपने को उसको अनंत लंबाई का तार मानते हुए अपन सॉल्व कर रहे हैं इसको, और सब जगह अनंत अनंत ही लिखेंगे। लेकिन आपको मन में याद रखना है, अपने मन में याद रखना, वहां लिखना नहीं है, आपको अपने मन में याद रखना है कि ये जो हमने निकाला है वो वास्तव में अनंत लंबाई के लिए नहीं निकाला है, ये हमने निकाला है एक परिमित यानी एल लंबाई के तार के लिए। अब एक छोटा सा प्रश्न है मान लीजिए कि आपकी क्लास में दो छात्र हैं, एक है देवेश सिंह राणावत, है ना, और एक जो छात्र है वो है कीर्तन। कीर्तन और देवेश के पास में बराबर रुपए हैं, लेकिन जो देवेश है वो अभी घूमने के लिए अमेरिका गया हुआ है। दोनों के पास बराबर रुपए हैं, दोनों की जेब में बराबर रुपए हैं, ये आपको पता है। और जो देवेश है वो घूमने के लिए अमेरिका गया हुआ है, कीर्तन आपके पास ही है। अगर आपको ये पता लगाना हो कि देवेश की राशि कितनी है तो कैसे पता लगाओगे? कीर्तन की राशि को पता करके कीर्तन से पूछ लेंगे। कीर्तन से पूछ लेंगे, भाई बता तेरी जेब में कितने रुपए हैं। कीर्तन बता देगा तो हम मान लेंगे भाई देवेश के भी इतने ही है। तो ऐसे ही हमारे लिए भी हुआ है कि एल लंबाई के तार के लिए जो मान आया है और अनंत लंबाई के तार के लिए जो मान आया है वो बराबर है। तो हमने निकाला तो एल लंबाई क्या है, यानी निकाले तो कीर्तन की राशि है, पर वो लागू किस पर हो गई? देवेश पर लागू हो गई। यानी निकाला तो हमने एल लंबाई के लिए, लेकिन वो अनंत पर भी लागू हो गई। अब इंपॉर्टेंट बात क्या बता रहा हूं मैं आपको, मान लो परीक्षा में क्वेश्चन घुमा देवे और कह देवे कि एल लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो, या परिमित लंबाई के तार के कारण, तो आप ऐसे सकपका मजा ना करे हमने तो अनंत वाला पढ़ा, ये तो पढ़ा ही नहीं, ये कौन सा आ गया। तो जो अनंत वाले के लिए किया वही एल लंबाई के लिए, बस फर्क कितना सा होगा, जहां जहां हम अनंत लिख रहे हैं वहां वहां परिमित लिख देना, सीमित लिख देना। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास में जो सूत्र आया वो हमने पढ़ा समझा, इसको बेटा इंपॉर्टेंट है। फिर मैं बता रहा हूं कि इस टॉपिक को और इससे